6 माह बाद हवेली में शादी की तैयारियां अरूज पर थीं। शादी की तकरीबात शुरू होने में बस 2 दिन बाकी रह गए थे। इस वक्त भी लड़कियां लहक लहक कर ढोलक पर गाने गा रही थीं। पूरे घर में रौनक लगी हुई थी। हर तरफ खुशियों के रंग बिखर कर माहौल को खुशगवार बना रहे थे। तय ये पाया था कि मीर सब्तीन और नगीन के वलीमे रानिया की बारात आएगी, जबकि मेहंदी की रस्म तीनों की एक ही साथ होगी। मीर सजावल सुबह से निकला हुआ था। वो शाम को कमरे में आया तो जरताज मुकम्मल तैयारी से खुद को आखिरी बार हर एंगल से आईने में देखकर तसल्ली कर लेने के बाद ढोलकी में शिरकत के लिए रूम से निकलने ही वाली थी कि मीर ने दरवाजा लॉक करके बुलेट लगा दिया। खुद को मेरी नजरों से देखोगी तो और भी ज्यादा हसीन लगोगी। ये आईना तुम्हें वो कुछ नहीं दिखा सकता जो मेरी नजरें देख सकती हैं। मीर सजावल दिल फरेब लहजे में कहता हुआ सोफे पर बैठ गया। मजनू को लैला भी सबसे हसीन लगती थी क्योंकि वो उसकी महबूबा थी। हर महबूब का यही ख्याल होता है। जरताज एक अदा से कहते हुए उसके बराबर में बैठ गई। मीर मखमूर आंखों से उसे दिलचस्पी से देख रहा था। बात तो घूम फिर कर वहीं आ गई। तुम्हें आईने से गवाही क्यों चाहिए? तुम्हें तो बस मेरी आंखों में देखकर पढ़ लेना चाहिए कि तुम कैसी लग रही हो। तुम नींद से उठकर भी मुझे इतनी ही हसीन लगती हो जितना कि इतना सच संवर कर खुद को आईने में देख रही थी। वो जरताज को बातों में उलझा रहा था ताकि वो उसके सामने बैठी रहे। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं यूं ही नींद से उठकर महफिल में चली जाऊं? घर में जो मेहमान आए वो मुझे आपकी नजरों से नहीं देखेंगे। वो झुंझला कर बोली। मीर सजावल ने कहकहा लगाया, मीर साईं प्लीज अब मुझे नीचे जाने देना। कितनी रौनक लगी है वहां, सब गाने गा रही हैं, मुझे भी ढोलक बजानी है। अपनी शादी से लेकर अब तक मैं किसी की ढोलकी में नहीं गई हूं। अब घर की शादी तो मुझे अटेंड करने दें। जरताज ने दुहाई दी। मैंने कब मना किया है ढोलकी बजाने से? यहां मंगवा देता हूं, खूब बजाना, मैं भी देखूंगा तुम कैसी ढोलक बजाती हो। वो जरताज को खुद में समेटते हुए बोला, आखिर आप मुझे नीचे क्यों नहीं जाने दे रहे? यहां ढोलक मंगवाएंगे तो सब मुझ पर हंसेंगे। जरताज बेबसी से बोली, मैंने कहा था इतनी सच संवर कर बैठो। तुम्हें देखकर मेरा दिल बेईमान हो गया है, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? वो जरताज की बेबसी पर महफूज होते हुए बोला, बस मैंने कह दिया, मुझे नीचे जाना है। आप भी जल्दी से तैयार होकर आ जाएं, मैंने आपके कपड़े भी प्रेस करवा दिए हैं। वो 2 टोक अंदाज में बोलकर उठ गई। दिलबर साईं, इस तरह तो आप कहीं नहीं जा सकती। हाँ, कोई रिश्वत दो तो शायद बात बन जाए। मीर सजावल ने उसका आंचल थाम कर लबों से लगाया। ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रही, यहीं आपके पास बैठी हूँ। मेहंदी पे भी नहीं जाऊंगी और शादी भी अटेंड नहीं करूंगी। जरताज ने उसके बराबर में बैठकर रुख दूसरी तरफ मोड़ लिया। दिलबर साईं, नाराज हो गई? तुम कैसी लड़की हो? मैं पोर पोर तुम्हारे इश्क में डूबा जा रहा हूँ और तुम किनारा ढूंढ रही हो। मीर सजावल के लहजे में तासुफ था। मैं ऐसा तो कुछ नहीं कर रही, तकरीब में सबके साथ शरीक होना चाहती हूँ। इतनी सी बात को आप दिल पर लेंगे? आप छोटी सी बात के लिए मेरी मोहब्बत पर शक कर रहे हैं? जरताज ने फौरन से पेशतर वजाहत दी, फिर उसके सीने पर हाथ रखकर शिकवा किया, ये तुम्हारे लिए छोटी सी बात होगी, मेरे लिए बहुत बड़ी है। तुम मुझसे ज्यादा किसी और चीज में दिलचस्पी लोगी, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। मीर सजावल ने उसके हाथ पर हाथ रखकर कहा, मैं चाहता हूं तुम बस मेरी बनकर रहो, बाकी सब कुछ भूल जाओ। मेरी मौजूदगी से बढ़कर तुम्हारे लिए कुछ भी जरूरी नहीं होना चाहिए। मीर सजावल ने बेखुद होकर उसकी मुस्कारे से बोझल पलकों को लबों से छुपा। जरताज मुबहम सा मुस्कुरा दी। मैं यही कुछ कर रही हूं, फिर भी आप मुतमईन नहीं होते। खैर छोड़ें, मुझे आपसे एक बात करनी है। आप माइंड तो नहीं करेंगे? आज तक कुछ भी माइंड किया है जो अब करूंगा, जबकि तुम इतनी जालिम बीवी हो, मुझे बेदर्दी से पीटती भी हो। वो सर उठाकर संजीदगी से बोला, मगर शरीर आंखें मुस्कुरा रही थीं। हैं? मैं आपको कब मारती हूँ? क्यों मुझे बदनाम कर रहे हैं? जरताज हैरान हुई। याद नहीं उस रात कितनी जोर से मेरी नाक पर हाथ मारा था? तुम्हारे नाखून के निशान की वजह से कितने दिनों तक मैं लोगों से मुंह छुपाता फिरा। जरताज बेख्तियार मुंह पर हाथ रखकर हंसती चली गई। वो तो मैं नींद में थी, जानबूझकर तो नहीं मारा था।
जरताज को शर्मिंदगी हुई। मैं कुछ कह रही थी। जी सरकार, मैं सुन रहा हूँ। मीर सजावल ने अपना कान झुककर उसके सामने किया। आप सीरियस होंगे तो मैं बात करूंगी ना। जरताज उसे घूर कर बोली। आप हुक्म करें, अब मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। वो सोफे की पुश्त पर हाथ फैलाकर संजीदगी से बोला। वो मेरी दोस्त है ना, नाजिया, उसकी शादी है। कल अम्मा आई थी, वो कार्ड देकर गई हैं। कह रही थी नाजिया ने बहुत इसरार किया है कि मैं उसकी शादी में जरूर आऊं। उसकी या उसके घर वालों की तो हिम्मत नहीं हुई हवेली में आने की, इसलिए अम्मा के साथ कार्ड भेजा है। जरताज ने उसे पूरी तफसील से आगाह किया। कब है शादी? मीर सजावल ने इस्तफसार किया। नेक्स्ट वीक। तब तक हमारे घर की शादी के तमाम फंक्शंस हो चुके होंगे। जरताज हिसाब लगाए बैठी थी। चली जाना, मुझे कोई इतराज नहीं है। मीर सजावल उसके शाने पर बिखरे बालों को छेड़ते हुए बोला। मैं अकेली नहीं जाऊंगी, आपको भी साथ चलना पड़ेगा। वो हुक्मिया बोली। यार, मैं वहां कैसे जा सकता हूँ? मीर सजावल की पेशानी पर बल पड़ गए। हाँ, आप गरीबों की महफिल में कैसे जा सकते हैं? आपकी शान घट जाएगी। जरताज का मुंह उतर गया। वो धीरे से बोली। अच्छा ना, मुंह मत लटकाओ, ले चलूंगा। ऐसा हो सकता है मैं तुम्हारी हुक्म अदोली करूं। तुम दिन को रात कहती हो तो वो भी मान लेता हूं। वो गंभीर आवाज में बोला। जरताज के चेहरे पर धनक रंग उतर आए। उसने दोनों बाजू मीर सजावल के गले में डाल दिए। आई लव यू, वो खनकती बोली। आई लव यू टू, मोर देन यू। मीर सजावल ने उसे गले से लगाकर मसरूफ से अंदाज में जवाब दिया। मीर सप्तीन, नगीन और रानिया तीनों स्टेज पर बैठे थे। मेहंदी का फंक्शन जोरों शोर से जारी था। मुलाजमा फायजा बेगम को व्हील चेयर पर धकेलती हुई लाई, फिर दो मुलाजमाओं ने पकड़कर उन्हें स्टेज पर चढ़ाया। मीर सप्तीन और नगीन के सर पर अपना कपकपाता हुआ हाथ रखते हुए उनकी आंखों में धुंध छाने लगी। वो चाहते हुए भी उन्हें दुआ नहीं दे सकती थीं, क्योंकि फालज के अटैक ने उन्हें बुरी तरह मफलूज कर दिया था। फिजियोथेरापी और मेडिसिन की मदद से उनका जिस्म हरकत तो करने लगा था, मगर वो बोल नहीं सकती थी। मीर सप्तीन ने उनका कांपता हाथ अपने हाथों से पकड़कर सर पर रखा था। तभी हर तरफ हलचल मच गई कि लड़के वाले मेहंदी लेकर पहुंच गए हैं। गेट पर उन लोगों का जबरदस्त इस्तकबाल किया गया। मीर गजनफर ने सब मर्दों के गले में हार शाल डाली, जबकि जरताज ने खवातीन को गजरे पहनाए। ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है कि दोनों में से कौन ज्यादा प्यारा लग रहा है, रानिया या नगीन। जरताज ने बलाएं लेते हुए कहा। वो खुद पीच कलर कामदार गरारे और शर्ट में बालों को कर्ल किए इन दोनों से ज्यादा हसीन लग रही थी। बेचारे सप्तीन भाई का हुस्न तो इन दोनों परियों के साथ बैठकर मांद ही पड़ गया है। मीर हुनैन ने शरारत से टुकड़ा लगाया। मीर सप्तीन खजल सा हो गया। कोई नहीं, हमारे शहजादे की तो शान ही निराली है। दूर से ही दूल्हा लग रहा है, इतनी मुश्किल से घोड़ी चढ़ रहा है। मुझे तो लगता है कल अगर गाड़ी की जगह घोड़ी पर सवार करवाया तो घोड़ी भी बुदक जाएगी। मीर सजावल ने उसकी टांग खींचना अपना फर्ज समझा। वो बेबाकी से जरताज के गले में हाथ डालकर बोला। वो इतनी मजाहिया बात इतनी संजीदगी से बोला था कि स्टेज पर खड़े सभी अफराद बेसाख्ता हंस पड़े। मीर साईं प्लीज, यहाँ तो मुझे बख्श दें, सब लोग देख रहे हैं। जरताज उसका हाथ हटाती दांत भींचकर गुस्से से बोली। क्यों, इतनी प्यारी लगती हो, मेरा दिल बेकाबू हो जाता है, फिर मेरी कहाँ सुनता है, अपनी मर्जियां करता है। उसने शरारत से एक आंख दबाकर सरगोशी की। जरताज ने फकत घूरने पर इक्तफा किया था। मखदूम शाह के घर वाले स्टेज पर पहुंचे तो अरूश उनमें सबसे आगे थी। मीर सप्तीन ने इधर उधर नजरें घुमाकर उसे बिल्कुल अजनबियत का तासुर दिया। अरूश ने पहले नगीन और फिर रानिया की पेशानी पर प्यार किया, फिर झुककर नगीन को शादी की मुबारकबाद दी। अरूश से मिलकर नगीन का दिल भर आया, उसकी आंखों में पानी तैरने लगा। रोना मत गुड़िया, ये मौका खुशी का है। मीर सप्तीन बहुत नाइस हैं, तुम्हारी हर तिश्नगी मिट जाएगी, ये तुम्हें इतना खुश रखेंगे। अरूश ने उसके बराबर में बैठकर धीरे से कहा। अरूश, तुम शादी तक मेरे पास नहीं रुक सकती, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। नगीन उसका हाथ थाम कर बोली। कैसे रुक सकती हूँ, ससुराल में पहली शादी है, सारे कामों की जिम्मेदारी भी मुझ पर है, फिर खाला जान को भी बुरा लगेगा। तुम फिक्र मत करो, मैं कल दिन में भी चक्कर लगा लूंगी।
कल रात को तो बारात है, फिर निकाह के बाद तुम्हें मीर सब्तीन के अलावा कोई भी याद नहीं रहेगा, वो शरारतन कहकर हंसी। नगीन ने शर्मा कर सर झुका लिया। सबसे पहले रस्म ज़ैनब करेगी, उसके बाद हम सब करेंगे, रुखसाना बेगम ने बुलंद आवाज में कहा। भाभी, आप कैसी बातें कर रही हैं, मैं कैसे रस्म कर सकती हूँ? ज़ैनब नफी में सर हिलाते हुए धीरे से बोली। क्यों, तुम क्यों नहीं कर सकती? रुखसाना बेगम ने ताज्जुब से कहा। क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरे नसीब की स्याही इन बच्चों की आने वाली खूबसूरत जिंदगी में अंधेरा कर दे। आप जबरदस्ती मुझे यहाँ ले आई हैं, मगर मुझे दूर रखें, मेरा हाथ लगवाकर बदशगुनी मत करें। ज़ैनब आंसू पीते हुए नम लहजे में बोली। तुमने ये फजूल बातें सोच सोच कर खुद पर खुशियां हराम कर रखी हैं, वरना ये सब नसीबों के खेल हैं। सब कुछ अल्लाह की रजा से होता है, वही अच्छे और बुरे नसीब लिखता है, इसमें किसी भी इंसान का कोई अमल दखल नहीं होता। चलो अब चुपचाप रस्म करो, वरना मैं तुमसे बहुत नाराज हो जाऊंगी। रुखसाना बेगम ने दो टोक अंदाज में धमकी दी। ज़ैनब मजबूरन झिझकते हुए रानिया के बराबर में बैठ गईं। उन्होंने रानिया की बलाएं लेकर रस्म शुरू की। मौज़म शाह बेड पर नीम दराज अरूश पर नजरें जमाए हुए था। अरूश ज़ईम के कपड़े चेंज कर रही थी और ग्रीन कलर की भारी फ्रॉक और चूड़ीदार में दुपट्टा अदब से सर पर सेट किए हुए थी। वो लोग कुछ देर पहले ही बड़ी हवेली से वापस लौटे थे। डिम्पल गर्ल, अगर अपने बेटे से फुर्सत मिल जाए तो हम पर भी नजरें करम डाल दें, हम आपकी एक नजर के मुंतजर बैठे हैं। मौज़म शाह कोफत भरे लहजे में बोला। बस 2 मिनट प्लीज, अरूश ने मसरूफ अंदाज में इल्तिजा की। फिर वो ज़ईम की नैपी चेंज करने के बाद वॉशरूम गई। हाथ वॉश करने के बाद वो ड्रेसिंग टेबल से सामने खड़ी होकर झुमके उतारने लगी। इन्हें मत उतारो, रहने दो, बहुत अच्छे लग रहे हैं। शाह ने एक हाथ ड्रेसिंग टेबल के मिरर पर जमा कर दूसरे हाथ से उसके झुमके को छुआ। उफ, बहुत उलझन हो रही है, हैवी है ना? अरूश वापस लॉक करते हुए बोली। आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही थी, दिल कर रहा था तुम्हें सबसे छुपा कर कहीं दूर ले जाऊं। शाह गंभीरता से बोला। आपका दिल इस कदर इंतहा पसंद क्यों है? अरूश हंसते हुए बोली। ये तो मैं खुद भी नहीं जानता, मगर जैसा भी है तुम्हारे लिए ही धड़कता है। उसने कंधे उचकाए। शायद मुझसे पहले किसी और के लिए भी धड़कता था। अरूश ने चोर नजर से उसकी तरफ देखा। यही कह सकता हूं कि जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, क्योंकि मेरे दिल में घर करने वाली तुम पहली और आखिरी लड़की हो। शाह संभल कर बोला। वो लम्हे के 1000वें हिस्से में बात की तह तक पहुंचा था। अच्छा, आप कहते हैं तो मान लेती हूँ। वैसे सुबह जब आप शावर ले रहे थे, किसी निगार की कॉल आई थी। उसने तो बड़े हक से आपका नाम पुकारा था। उसका अंदाज भी खासा जताता हुआ था कि जैसे आपके दिल में उसके लिए मखसूस जगह है। अरूश तिनक कर बोली। मौज़म शाह का फलक शगाफ कह कहा बेसाख्ता था। ओह, तो ये बात है, इसलिए मोहतरमा सुबह से उखड़ी उखड़ी सी हैं। शाह गहरी सांस भरकर बोला। निगार कौन है? अरूश ने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा। बहुत कमाल की चीज है, मगर तुमसे शादी के बाद उसे मुड़कर भी नहीं देखा, तो फिर उसकी तारीफें क्यों कर रहे हैं? इतनी ही पसंद है तो उसी के पास जाएं, यहाँ क्या कर रहे हैं? वो बिगड़ कर बोली। यार, तुमने पूछा तो मैंने बता दिया। झूठ बोलना मेरी सरिश्त में नहीं है। अगर वो मेरे दिल में होती तो यहाँ तुम नहीं होती। तुम में जरा सी भी अकल होगी तो समझ जाओगी। वो हाथ ऊपर करते हुए संजीदगी से बोला। अरूश ज़ईम के बराबर में खामोशी से लेट गई। उसने ज़ईम का नन्हा सा हाथ अपने रुखसार से लगाया। अरूश की जगह मेरे बेडरूम में कोई और लड़की नहीं हो सकती थी, इसलिए अल्लाह ने किस तरह हमें मिलाया है, मैंने या तुमने सोचा भी नहीं था। मेरा हाल और मुस्तकबिल सिर्फ तुमसे है। निगार जैसे सहारे तो वक्ती होते हैं, जैसे कोई मुसाफिर मंजिल तक पहुंचने के लिए थककर चंद घड़ी छांव में सांस ले और थकन उतर जाने पर उसे मुड़कर देखना भी पसंद नहीं करे, मगन और मुतमईन सा दोबारा मंजिल की तरफ गामजन हो जाए। अरूश वो मंजिल है जिस तक पहुंचने के लिए मौज़म शाह ने दुश्वार गुजार रास्तों की भी परवाह नहीं की, जिसको पाने के लिए मुझ में जमीन आसमान एक कर देने का हौसला था। शाह उसका हाथ अपने हाथ में लेता हुआ मजबूत लहजे में बोला। शाह के चेहरे पर शर्म की सुर्खी बिखर गई। क्या अब मैं यकीन कर लूं कि तुम कभी हमारे दरमियान इस निगाह नामे को मौजू नहीं बनाओगी?
शाह ने सवालिया नजरें उस पर मरकूज की। कभी भी नहीं, मुझे आप पर और आपकी मोहब्बत पर पूरा भरोसा है, अरूश पर एतमाद लहजे में बोली। थैंक्स गॉड, तुमने जाहल शकी बीवी का किरदार अदा नहीं किया, वरना तुम्हें यकीन दिलाने के लिए मुझे निगार की डेड बॉडी पेश करनी पड़ती। शाह खिलकर मुस्कुराया। दिल दहलाना बहुत जरूरी है, आप शराफत की जुबान में बात नहीं कर सकते। अरूश की आंखें फैल गईं। हमारा मिजाज ही कुछ ऐसा है। उसने नफी में सर हिलाते हुए अरूश को करीब किया। ठंड के बावजूद भी अरूश घबराहट का शिकार हो गई। तभी ज़हीम शाह के मुंह से किलकारी नुमा चीख बरामद हुई। शाह ने गहरी सांस लेकर सर तकिए पर गिरा दिया। अरूश की खूबसूरत हंसी कमरे के फसों खैज माहौल में गूंज उठी। नगीन दुल्हन बनी बेहद घबराई हुई घूंघट में बैठी थी। दिल इतनी कुव्वत से धड़क रहा था कि लगता था निकलकर बाहर आ जाएगा। इस हवेली के मकीनों ने चंद दिनों में उसे इतना प्यार और मान दिया था कि वो अब काफी हद तक सबके साथ एडजस्ट हो गई थी। फायजा के अलावा बाकी सबका रवैया तो पहले भी बुरा नहीं था, मगर मीर सब्तीन शौहर के रूप में कैसा साबित होगा, ये सोच निहायत परेशान कुन थी। 6 माह से वो उसके नाम के साथ मुंसलिक थी, मगर मीर सब्तीन की तरफ से एक भी लतीफ जुमला या शोख नजर की मुंतजर ही रही। वो सामना होने पर भी कतरा कर गुजर जाता था। वो ये सब जानबूझ के कर रहा था या फिर एहतियात बरत रहा था, वो ये समझने से कासर ही रही। आज दुल्हन बनी उसके बेडरूम में बैठी थी तो एक नई सोच ने हमला किया था कि आया वो इस रिश्ते से खुश भी है या नहीं। ये सवालिया निशान उसे वहम में मुब्तला कर रहा था। मीर सब्तीन ने कमरे में दाखिल होकर धीमी आवाज में सलाम किया। वो हाथ में पकड़ी हुई दस्तार सेंटर टेबल पर रख कर नगीन के पास आकर बैठ गया। वो गोद में रखी नगीन के नाजुक हाथों की कपकपाहट दिलचस्पी से देख रहा था। फिर उसने हाथ बढ़ाकर नगीन का घूंघट पलट दिया। मैरून कलर के शरारे में डार्क मेकअप के साथ वो पहचानी ही नहीं जा रही थी। खुशबुओं में बसा उसका वजूद मीर सब्तीन को मबहूत कर गया। तवील खामोशी के बाद उसने धीरे से खनकारा, हमारी शादी अरेंज मैरिज है, मगर मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि इसे लव में बदल दूं, और इस कोशिश में तुम्हें भी मेरा इतना ही साथ देना होगा। मीर सब्तीन ने होंठों पर दिल फरेब मुस्कुराहट सजाकर खुशगवार मूड में कहा और वादा लेने के लिए हाथ बढ़ाया। उसकी खुली हथेली मुंतजर थी। तब नगीन ने अपना नाजुक छोटा सा कपकपाता हुआ हाथ उसके हाथ में रख दिया। मीर सब्तीन ने उसका हाथ मजबूती से थामकर पहली बार इस्तेहकाक का इस्तेमाल किया। नगीन का झुका सर मजीद झुक गया। तुम चेंज कर लो, थक गई होगी, कब से एक ही पोजीशन में बैठी हो। उसने नगीन का हाथ पकड़े हुए उसे बेड से उतरने में मदद दी। नगीन भारी शरारा संभालती हुई उतर गई। मीर सब्तीन उसे ड्रेसिंग रूम की तरफ ले गया, वार्डरोब खोली और नाइटी निकालकर उसे थमाई। वो खुद चेंज करके सर के नीचे बाजू दबाए उसका इंतजार कर रहा था। नगीन पहले तो नाइटी के डीप गले को देखकर परेशान हो गई, फिर कुछ सोचकर उसने वार्डरोब से कदरे हल्का दुपट्टा निकाला और अच्छी तरह लपेटकर बाहर निकल आई। मीर सब्तीन के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। उसने हाथ के इशारे से नगीन को अपने पास बुलाया। नगीन झुकते हुए छोटे छोटे कदम उठाती हुई आई और बेड के किनारे पर जरा सी टिक गई। मीर सब्तीन ने साइड टेबल से नेकलेस का बॉक्स उठाकर निकाला और नगीन के बराबर में बैठकर दुपट्टा जरा सा नीचे सरकाया, फिर नेकलेस उसके गले में पहना दिया। इस नेकलेस और मीर सजावल की वॉच की कीमत में कुछ ज्यादा फर्क नहीं, लेकिन प्यार की पैमाइश एक बराबर है। तुम मेरे प्यार में कभी कमी नहीं पाओगी। कहते हुए उसने नगीन के डिंपल को छुआ। ये मेरे प्यार की तरह दिन ब दिन गहरा होता जाएगा। वो पुरशौक नजरों से डिंपल को देख रहा था। अरूश के जाने से जो खला उसकी जिंदगी में आया था वो नगीन की आमद से पुर हो गया था। मीर सब्तीन मसरूर होता हुआ उठा और लाइट्स ऑफ करके नाइट बल्ब ऑन कर दिया।